हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसकी फिर से नई वीडियो के साथ हैं, क्योंकि पहला वीडियो एकदम सेशन के शुरू में आया था। उस समय आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। तो हम फिर से इस वीडियो चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और इस बार उससे बेटर कंटेंट के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज केवल चैप्टर के नाम पे ही चर्चा करने में हमारा पूरा पीरियड निकल जाएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमारा जो स्टार्टिंग जो टॉपिक है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो हम छोटे क्लासों में पढ़ के आ रहे हैं चेंज। क्या पढ़ के आ रहे हैं? चेंज। तो ठीक, तो हमको याद होगा कि हमने चेंज कितने प्रकार का पढ़ा है? दो प्रकार का, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। चेंज कितने प्रकार के पढ़े हैं? दो प्रकार के। जैसे आपको और थोड़ा सा पीछे ले जाए तो इस तरह समझिए, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर का फाड़ना, टीयरिंग ऑफ पेपर क्या है? फिजिकल चेंज है। और भी पीछे ले जाया जाए तो मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना भी क्या है? फिजिकल चेंज है। लेकिन वही केमिकल चेंज की बात की जाए तो बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना क्या है? केमिकल चेंज है। अच्छा, और कुछ देखा जाए तो क्या देख सकते हैं हम लोग? बर्निंग ऑफ कोल केमिकल चेंज है। इसके अलावा कुकिंग ऑफ फूड, खाना का पकना क्या है? केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड भी क्या है? केमिकल चेंज है। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो आप बोलेंगे कि हमें केमिकल रिएक्शन पढ़ना, हम ये क्या चेंज पढ़, तब सुनिए। ये जो चेंज होता है केमिकल चेंज, कोई ए जो है केमिकल चेंज करके बी बन जाता है, तो ये ए से बी बनने का जो प्रोसेस है, मतलब हम ये बोल सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान, जो केमिकल चेंज के दौरान, जो केमिकल चेंज के दौरान जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? प्रोसेस, इस तरह समझिए, प्रोसेस अकर ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। मेरे बातों को ध्यान से सुनो। क्या? तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसके दौरान जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं? केमिकल रिएक्शन। और बुक का पढ़ा, ये मैं आपको फील दिला रहा हूँ। अच्छा, बुक में क्या दिया होगा डिफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द ए प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन केमिकली टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। अच्छा देखिए, कह रहा है कि रिएक्शन इन विच टू और more than two substance combine chemically to form a new substance with new properties is called as केमिकल रिएक्शन। देखिए मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, ये आपके बुक में दिया होगा। क्यों? ये तो मैंने आपको समझाया कि ओवरऑल केमिकल रिएक्शन होता है क्या, लेकिन उसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ जो डिफिनेशन है वो यही है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिले। जैसे इस तरह समझिए, ए नाम का कोई आया, बी नाम का आया, मान लीजिए सी भी आ गया, दो या दो से अधिक, कम से कम दो होंगे, दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, मिलके जो डी बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट डी बनाते हैं, जिसका प्रॉपर्टी इनसे क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन का एक टॉपिक होता है इसके बाद, उम्मीद है आप केमिकल रिएक्शन समझ ही होंगे। इसके बाद एक टॉपिक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आपके बुक में ऐसे दिया होगा। एनसीईआरटी में इसका ज्यादा जिक्र नहीं किया गया, बस पैराग्राफ में, लेकिन साइड बुक पे बड़ा इस पे जोर दिया जाता है। मैं भी समझता हूँ अच्छा टॉपिक है, आगे चल के काम आता है। 10th में तो उतना नहीं, लेकिन आगे के क्लासों में थोड़ा काम आएगा, क्योंकि ऐसे रिएक्शन यदि आप अभी से देखते रहेंगे तो उस वक्त आपको एनोइंग फील नहीं होगा। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा इसका दिखाता हूँ। जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन जो टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के मतलब होने के दौरान कुछ कुछ हमको देखने को, उसके प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। उन्हीं प्रॉपर्टी के बारे में क्या करना है?
चर्चा। जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी दिखता है कि जब भी कभी जनरली केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां हमें इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब वहां से गैस क्या होता है, हमेशा लिबरेट निकलता रहता है, हमें ऐसा जनरली देखने को मिलता है। जैसे आपको इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एसिड बेस पढ़ेंगे तो इस पर डिटेल चर्चा होगा। आप जब भी किसी मेटल को एसिड के अंदर, सभी मेटल को नहीं, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा क्यों होता है हम एसिड बेस में पढ़ेंगे। देखिए जब भी हम किसी मेटल को एसिड के अंदर डिप करते हैं तो वहां पे हमेशा हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लिबरेट होता है और साथ में प्रोडक्ट बनता है। मैं प्रोडक्ट का चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, तो इसका मैं यहाँ पे चर्चा क्यों करूँ। बस मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आप मिला रहे थे तो कोई गैस नहीं था, लेकिन जब प्रोडक्ट बन रहा था उसमें से क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ गैस निकल रहा है तो ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज का प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल चेंज। जैसे इसका देखिए, मेटल में ले लीजिए सोडियम और यहाँ एसिड में ले लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। ये क्या बनेगा, NaCl और H2 लिबरेट होगा। देखिए H2 गैस निकल रहा है तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अच्छा इतना आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को समझने से पहले पहले प्रेसिपिटेट क्या होता है ये देखिए। कहते हैं ना कि कुछ जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। कुछ जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं और वो कभी सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो उस रिएक्शन में क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे। तो उन सॉलिड पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। मतलब इमिसिबल सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन अ लिक्विड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। अब देखिए प्रेसिपिटेट तो हमको पता लग गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है KNO3 प्लस K2NO3 प्लस PbI2, ठीक। जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाँ, तब येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है लीड नाइट्रेट का। जो लीड आयोडाइड का ये है, ये किस कलर का बनता है, येलो। अच्छा प्रेसिपिटेट भी बहुत से कलर के बन सकते हैं। जैसे प्रेसिपिटेट जनरली देखा गया येलो बनता है, नहीं तो व्हाइट बनता है, कहीं कहीं देखा हूं मैंने कि रेड भी बनता है, ठीक है। लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है क्योंकि हम अब बोर्ड के बहुत नजदीक है, हमें बस जल्दी जल्दी अपना कंसेप्ट सही रखना है। देखिए तो लीड आयोडाइड जब PbNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो K2NO3 और PbI2 बनता है। जो PbI2 होता है ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेट। आपके बुक में ऐसे दिया होगा येलो PPT, क्या दिया होगा, येलो PPT। तो ये येलो PPT होता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेसिपिटेट को, वो भी किस कलर का, येलो कलर का। तो इस तरह हमने जो केमिकल रिएक्शन की दो प्रॉपर्टीज को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। पहला प्रॉपर्टी था इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अच्छा तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनिए। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, जो तीसरा प्रॉपर्टी है चेंज इन कलर। क्या है, चेंज इन कलर, इस तरह समझिए। तीसरा प्रॉपर्टी कि जब भी कहीं पे केमिकल चेंज होता है तो वहां पे हम जनरली क्या देखने को मिलता है, चेंज इन कलर। की कलर भी क्या होता है, चेंज होता है। कलर भी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम डाइऑक्साइड गैस एंड एसिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक। अच्छा इसके अलावा और भी आप इस तरह समझ लीजिए, आप इस तरह समझ लीजिए। देखिए मैं बुक का छोड़िए ना, आपके बुक में क्या दिया मैं इस तरह बता रहा हूँ। CuSO4 जो एक्वस होता है रिएक्ट करता है Fe के साथ, आयरन के साथ, तो बनता है FeSO4 प्लस Cu। ये रहता है ब्लू कलर का और यहाँ ये हो जाता है ये ब्लू कलर का रहता है यहाँ पे, और यहाँ ऑलमोस्ट ये हो जाता है ब्राउन कलर का या ग्रेइश कलर का। किस कलर का, ग्रेइश। तो ये देखिए
पहले था ब्लू कलर का, ब्राउन या ग्रे कलर का, ग्रेस मतलब ब्राउनिश कह सकते हैं, ब्राउन, ब्राउनिश, ग्रेइश जो भी हो। तो ये देखिए, ये चेंज इन कलर का एग्जांपल, ये किस चीज का एग्जांपल है? चेंज इन कलर का। तो इस तरह हमने अभी तक केमिकल रिएक्शन की 3 प्रॉपर्टी को देख लिया। क्या देख लिया? केमिकल रिएक्शन की 3 प्रॉपर्टी को देख लिया। कि जैसे पहला प्रॉपर्टी देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जांपल क्या है? कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो H2 गैस इवॉल्व होता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के एग्जांपल क्या है? तो पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो PbI2 येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। तीसरा है चेंज इन कलर, CuSO4 आयरन के साथ रिएक्शन करते हैं तो FeSO4 बनाता है। तो ये जो ब्लू कलर से किसमें चेंज हो जाता है? ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर, ग्रेइश, ब्राउन जो भी बोलना है बोल सकते हैं। तो इस तरह हमने 3 प्रॉपर्टी देख लिया। चौथा प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर। चौथा प्रॉपर्टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, कि जहां कहीं भी केमिकल चेंज होता है तो वहां पे टेम्परेचर चेंज भी होता है। अच्छा ठीक है, सुनिए अब यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे इस तरह समझिए कि चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है। चौथा प्रॉपर्टी क्या है? चौथा कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर में 2 प्रकार का चेंज आ सकता है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का मतलब है कि एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, और इसमें मतलब है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। अब ध्यान से सुनिए, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर की तरफ, थर्मिक मतलब हीट निकल रहा है, बाहर की तरफ हीट निकल रहा है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी डिक्रीज मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग इंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो मतलब अंदर की तरफ, थर्मिक मतलब हीट। ऐसा रिएक्शन जो अंदर की तरफ हीट क्या कर रहा हो? एब्जॉर्ब कर रहा हो। उम्मीद है सब चीज बोर्ड पे सही तरीके से आ रहा होगा और आपको कंसेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, बाहर की तरफ निकले, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। जैसे इसका आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, रेस्पिरेशन को देखिए। रेस्पिरेशन की वजह से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। रेस्पिरेशन की वजह से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो जो रेस्पिरेशन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक है। अच्छा बोलेंगे ये तो मान लीजिए आप एकदम बता रहे हैं। फोटोसिंथेसिस भी क्या है? फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस को नहीं बोल सकते। अच्छा सुनिए, आइए इधर सुनिए, एक्सोथर्मिक कितना हो गया, आइए एक्सोथर्मिक का और आपको बता रहा हूँ। कैल्शियम के साथ, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम चूना के साथ पानी मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक। और बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है। आपको पता होगा कि जब चूना में पानी को मिलाया जाता है, जब चूना में पानी को मिलाया जाता है तो बहुत ज्यादा क्या होता है? बहुत ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होता है, पूरा का पूरा कंटेनर क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। तो ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर जो एक केमिकल रिएक्शन का सिंबल है। और उसमें भी हमने 2 प्रकार का पढ़ लिया कि या तो एक्सोथर्मिक होता है, नहीं तो इंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक एक एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, और दूसरा कैल्शियम में वाटर को मिलाना। अच्छा, इंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, इसमें देख लीजिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भले आपको प्रोडक्ट से बाद में एनर्जी मिलेगा, लेकिन उस रिएक्शन के दौरान क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी का यूज होता है। अच्छा, जैसे बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको कराने के लिए, जैसे हमें कॉपर को वाटर के साथ रिएक्ट कराना है तो इसमें हमें हीट देना पड़ता है। इसमें हीट क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। तो ये क्या होता है? इंडोथर्मिक। अच्छा, एक्सोथर्मिक एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं, इसमें लड़के ये डाउट में हो जाते हैं कि कंबशन रिएक्शन में हम पहले हीट देते हैं तो वो एक्सोथर्मिक कैसे हो गया। हम ठीक है, भले हीट पहले देते हैं, लेकिन जब वो हीट देना शुरू करता है तो हम रेशियो देखते हैं कि हम ज्यादा दिए कि वो ज्यादा दिए। तो कभी भी कंबशन रिएक्शन आपको जलाने में जितना मेहनत करना पड़ता है, उससे ज्यादा हीट वो हमें वापसी में दे देता है। तो कंबशन रिएक्शन हमेशा से क्या होंगे? तो कंबशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर भी हो गया। अगला जो अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बचा है वो है चेंज इन टेम्परेचर के बाद लास्ट प्रॉपर्टी चेंज इन स्टेट। क्या है? चेंज इन स्टेट। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है? चेंज इन स्टेट, कि जब भी कहीं केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे चेंज इन स्टेट भी होगा। जब भी कहीं पे केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे चेंज इन स्टेट भी होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, H2 क्या होता है? तो गैस होता है। क्या होता है? गैस होता है। ये O2 के साथ रिएक्ट करता है, O2 भी क्या होता है? गैस होता है। और बनाते हैं H2O। क्या बनाते हैं? H2O। तो H2 और O2 मिलके बनाते हैं H2O।
और ये क्या होता है लिक्विड, मतलब दो गैस आपस में मिले और बनाए क्या एक अलग, यहाँ पे चेंज इन स्टेट दिख रहा है, गैस से क्या हो रहा है लिक्विड हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी का क्या है, केमिकल रिएक्शन का क्या है प्रॉपर्टी है। तो इस तरह हमने केमिकल रिएक्शन के 5 प्रॉपर्टी को क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया, केमिकल रिएक्शन के 5 प्रॉपर्टी को क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमने पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन के 5 प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। क्या है, जो चैप्टर का पहला नाम था केमिकल रिएक्शन और दूसरा वर्ड था वो था इक्वेशन। तो अब हम चलते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन को मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि देखिए, जैसे अभी मैंने आपको केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी एक दो एग्जांपल दे दिए हैं, लेकिन अब मैं फिर से शुरू करता हूँ केमिकल इक्वेशन को। जैसे आप छोटा सा एक एग्जांपल ले, तो जैसे अभी मैंने लिखा कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है वाटर। ये मैंने पूरे के पूरे रिएक्शन का स्टेटमेंट लिख दिया। रिएक्शन का ये क्या है स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट है, रिएक्शन का क्या है स्टेटमेंट है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो हम इसी को बस जो केमिकल रिएक्शन इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, क्या करें शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे होगा, जैसे मैंने अभी किया था, तो केमिकल सिंबल्स का यूज करके, केमिकल के सिंबल का यूज करके हम इसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे, तो यही क्या कहलाने लगता है केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाने लगता है केमिकल इक्वेशन। तो देखो, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द representation of a chemical reaction in short form by using formulae is called as chemical equation। केमिकल इक्वेशन। तो अब आप समझ रहे होंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बस हम इसी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में क्या करने लगे रिप्रेजेंट करने लगे, शॉर्ट फॉर्म में क्या करने लगे रिप्रेजेंट करने लगे। जैसे अब इसी को क्या क्या लिखूंगा मैं, H2 और O2 मिलके क्या बनाता है H2O। तो देखिए, अच्छा H2 और O2 मिलके क्या बनाता है H2। अब हमने सिंबल का यूज करके इसे छोटा तो कर दिया। कहते हैं कि क्या हम केमिकल इक्वेशन को और कुछ करते हैं, तो कहते हैं हाँ, केमिकल इन्फॉर्मे हमें केमिकल इक्वेशन से पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए, मतलब इसे हम इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, इंफॉर्मेटिव मतलब एक ऐसा इंसान जो ज्यादा बात जानकारी देता हो। कुछ इंसान को देखते ही बहुत बातों का पता लग जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो इंफॉर्मेटिव है। उसी तरह हमें केमिकल इक्वेशन से ही ज्यादा से ज्यादा बात पता लग जाए, तो इसलिए हम कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा कर देते, जैसे जितने भी चीजें, अच्छा जो चीज आपस में रिएक्ट करती है केमिकल रिएक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो बनता है उसे क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हम स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये भी मेंशन कर देते हैं, हम ये भी मेंशन कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये क्या होता है गैस होता है, तो इसके पास लिख दो जी, ये भी गैस होता है जी, और ये क्या होता है लिक्विड, तो एल लिख दो। हमने स्टेट बता दिया। अच्छा, फिर से यदि किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी हो, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी हो, तो हम इस एरो पे कैटलिस्ट को कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं एरो। ये कैटलिस्ट बोलो या मॉडरेटर, मतलब रिएक्शन कराने में किसी और चीज का जरूरत पड़ा तो हम उसे कहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं एरो। जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है कि यदि हीट देना पड़ा है, यदि हीट देना पड़ा तो इसे भी हम कहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं एरो पे। तो इस तरह हमारा जो केमिकल इक्वेशन होता है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जस्ट केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी, हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो स्टेट ऑफ रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है इसे भी मेंशन कर देते हैं, जो कैटलिस्ट होता है उसे एरो के ऊपर मेंशन कर देते हैं, जो टेम्परेचर होता है उसे भी कहाँ मेंशन कर देते हैं एरो के ऊपर मेंशन कर देते हैं। अच्छा, एक बात और आता है, अब इसके बाद एक टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। क्या है टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। चाहे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से पहले समझो टाइप ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन हमें दो टाइप के देखने के मिलते हैं, केमिकल इक्वेशन हमें दो टाइप का देखने को मिलता है। देखिए, केमिकल इक्वेशन की जहां तक बात है, केमिकल इक्वेशन की देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है
अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ध्यान से सुनिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम किसमें, रिएक्टेंट में, बराबर हो नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल। जैसे देखिए Na प्लस Cl मिलके NaCl बना। यहाँ Na कितना था, 1 था। यहाँ क्लोरीन कितना था, 1। यहाँ भी कितना है, 1 और 1, मतलब 2 एटम यहाँ है, 2 एटम यहाँ है, और वो दो में भी जो जितना था उतना ही है। तो ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। लेकिन जब नंबर ऑफ एटम किसमें, रिएक्टेंट में नहीं हो बराबर किसके, नंबर ऑफ एटम किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो इन दोनों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दो, जो आप 9th में चैप्टर 3 में पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे रूल ब्रेक हो जाता है। किसका रूल ब्रेक होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। यहाँ पे क्या होता है, रूल ब्रेक कर जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। इसी वजह से हम कभी भी कहीं पे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखते हैं। हम हमेशा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को किसमें चेंज कर देते हैं, बैलेंस। मतलब जो एटम की संख्या बराबर नहीं, उसे हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने की प्रोसेस को ही बोलते हैं बैलेंसिंग ए, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना, इसी को हम लोग कहते हैं। तो आप यहाँ से मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो कुछ थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन हम अब ज्यादा कंसेप्ट को कवर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो एक और टॉपिक हम ले लेते हैं, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, ताकि अगले वीडियो से हम सीधे शुरू करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर उसके बाद एक वीडियो में रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जो भी हो, 3 से 4 वीडियो में चैप्टर को हमें खत्म करना है, और वो भी बढ़िया से डिटेल्ड, एकदम डिटेल कंसेप्ट के साथ। चलिए सुनिए। तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन को मैं अब केमिकल इक्वेशन से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मैं लिया था एक एग्जांपल, H2 और O2 मिलके क्या बना दिया था, H2O। ठीक, H2 कितना है, 2, ये कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1। अच्छा ये बताइए, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हाइड्रोजन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। मतलब हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन की 1 की कमी है, तो हम यहाँ पे 2 तो कर नहीं सकते। हम यहाँ प्रोडक्ट है तो यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 किए तो क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2। अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो गया, डबल। तो यहाँ हम 2 लगा दिए, तो अब हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 4। देखिए हमारे रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, और यहाँ भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। इस तरह हमने एक बैलेंस कर दिया कि नहीं कर दिया। अच्छा और भी कुछ ले लो, चलो कोई बात नहीं है, चलो कोई भी Mg प्लस Cl क्या हो जाएगा, MgCl2। अच्छा देखिए, MgCl2, मैग्नीशियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, मैग्नीशियम कितना, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है। मैग्नीशियम 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, LHS RHS में मैग्नीशियम बराबर है। क्लोरीन 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो इधर अधिक है तो इधर अधिक करना पड़ेगा। अधिक करने के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, 2। अब यहाँ क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। क्या हमने यहाँ 3 एटम, यहाँ भी 3 एटम, क्या हमने बैलेंस कर दिया। तो हमने एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को किसमें चेंज कर दिया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। उम्मीद है आप इतनी मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक, एक और छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, जैसे अच्छा एक बड़ा एग्जांपल ले जाए। आप कहेंगे छोटा छोटा तो हर वक्त आप भी कर लेंगे, अभी तक तो इतना सीख चुके हैं। देखिए C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 प्लस H2O बनाता है। ठीक, CO2 प्लस H2O बनाता है। अच्छा यहाँ पे ऐसे लिखिए, कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12। LHS मतलब रिएक्टेंट का इधर लिख रहा हूँ,
और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन की संख्या है 6 और 2 8। ठीक, यहाँ पे कार्बन की संख्या है 1, ऑक्सीजन की संख्या है 3 और हाइड्रोजन की संख्या है 2। देखिए इस बार बहुत ज्यादा इधर उधर, इसे हम बैलेंस कर रहे हैं। पहली बात, सबसे पहले कार्बन है तो कार्बन को ही बैलेंस किया जाए। 6 है और ये 1 है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ हमने 6 लगा दिया। 6 लगाते ही जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब 12 एक पास और एक अकेले। ठीक, हाइड्रोजन की बात किया जाए, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। अब हाइड्रोजन को 12 बनाने के लिए यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, हमने लगा दिया। तो ये जो 1 था अभी कितना बन गया, 6 बन गया। हाइड्रोजन 6 लगाते यहाँ भी क्या हो गया, 12 यहाँ। तो यहाँ इस तरह हमने ये कार्बन भी कितना कर दिया है, 1 से सीधे अब 6 हो चुका है। हमने कार्बन भी बैलेंस कर दिया 6 6, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिया 12 12। ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे है, देखिए एक जगह 6 और एक जगह 2। यहाँ कितना है, एक जगह 6 तो यहाँ भी एक जगह 6 हो गया। यहाँ 12 है, यहाँ 2 है तो 2 में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 6। तो देखिए इस तरह आप गिनेंगे अब तो हर जगह जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या हो चुके हैं, कंप्लीटली एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं। तो इस तरह हमने जो केमिकल रिएक्शन था इसका बेसिक एकदम वीडियो शुरू किया और कहाँ तक पहुंच गए हम, तो हमने यहाँ खत्म कर दिया है बैलेंसिंग तक। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर होगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। सभी लोगों का धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताते हो, हम उसका जरूर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।